नमस्कार दोस्तों, एएम स्टडी में आपका स्वागत है। गेट रेडी फॉर स्टडी। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी की चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ताज का शासन को डिस्कशन करेंगे, जिसका टाइमलाइन है 1858 से लेकर 1947 तक। राइट। हालांकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। जैसे पहला था कंपनी का शासन, कंपनी का रूल था, जिसका टाइमलाइन था 1773 से लेकर 1858 तक था, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ताज का शासन में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। देखिए, ताज के शासन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं यानी क्राउन रूल का, देखिए इसका पहले हम क्रोनोलॉजी समझिए। इसका जो क्रोनोलॉजी है यानी टाइमलाइन है 1858 से लेकर है जब तक है 1947 तक है। ओके, ये टाइमलाइन है। राइट। ये क्राउन रूल के अंतर्गत जो पहला जो अधिनियम आया था उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी भारत शासन अधिनियम 1858 था। ठीक है। और फिर उसके बाद 3 काउंसिल आए। 3 काउंसिल कौन सा आया था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। राइट। यानी 3 काउंसिल एक्ट आए थे, यह याद रखना है। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था यानी भारत शासन अधिनियम आया था। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वहीं जो भारत स्वतंत्रता जो प्राप्ति में जो हुआ था, जो एक्ट आया था, वह था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इतने भी यहाँ पर अधिनियम दिया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसके जो बैकग्राउंड में जो कारण है कि आखिर ये अधिनियम जो आया 1858 वो क्यों आया। उसी तरह से फिर जैसे कि हम लोग 1909 का जो एक्ट पढ़ेंगे, उसका जो कारण क्या है, रीज़न क्या है कि आखिर ये 1909 अंग्रेज़ों को क्यों लाना पड़ा। राइट। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, जो विथ डिटेल्स इसके जो बैकग्राउंड जो कारण थे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम ब्रीफली हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। राइट। जो अभी पढ़ने वाले हैं वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों पारित किया गया था? देखिए, 1858 जो पारित किया गया था, जो अधिनियम है, ये 1857 में एक भयानक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही युद्ध विद्रोह भी कहा जाता है। 57 का विद्रोह क्यों हुआ था? 1857 का जो विद्रोह था बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। जो तत्कालिक कारण है वो मैं बता दूं। तत्कालिक कारण में एक बंदूक था यानी राइफल थी, उसका नाम था इनफील्ड। राइफल में गोली लगाने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। और साथ ही बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण है, जैसे सहायक संधि प्रणाली है, और गोद प्रथा की समाप्ति भी हो कर दिया गया था, अंग्रेजों ने कर दिया था। अवध के साथ विश्वासघात हुआ था। ठीक है, ये राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन है। उसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह का जो अपमान भी हो कर दिया गया था, ये भी कारण में से एक था। सारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों में से एक था, जिसके कारण जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। राइट। और जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैजाबाद, झांसी और मथुरा, मेरठ इत्यादि जगहों में हुआ था। कहने का मतलब ये है, जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 का, वो स्पेशली लगभग में नॉर्थ भारत में हुआ था। ओके। चिंगारी जो था बहुत ही भयानक था। इसका चिंगारी जो थे ब्रिटेन के में जो बैठी ब्रिटिश सरकार थी यानी राजशाही थी, वहाँ पर भी चिंगारी जाके पहुँच गई। जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था। इसमें बहुत सारे कत्लेआम हुई थी। राइट। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था जो हम लोग ब्रीफली हम लोग समझे क्यों लाया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में जो बैठी वहाँ सरकार थी, तो वो सोच रहा है कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा काम कर रहा है, क्या वो भारत को संभाल नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ कि तब ब्रिटिश सरकार यानी जो ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, उसका भारत में एंट्री होता है 1858 में। महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तू पहली फुर्सत में निकल तू।
तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली फुर्सत में निकाला गया। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये फीचर क्या है। देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का जो नाम है उसको बदल दिया गया। और भारत का जो वायसराय था वो कौन बना? लॉर्ड कैनिन। यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिन साहब बने। राइट। देखिए, भारत का वायसराय कौन थे? कैनिन साहब थे। पता होना चाहिए कि 1773 में सबसे पहले जो क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, नाम दिया गया। राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ओके, 1833 में। फिर 1858 में भारत का वायसराय कहा गया। देखिए, यहाँ पे 3 पीरियड को हम देखने पड़ते हैं कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया 1773 में, फिर 1833 में भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया, फिर 1858 में भारत का वायसराय कहा जाने लगा। राइट। और जो वायसराय थे वो भारत में ब्रिटिश ताज का जो है डायरेक्ट प्रतिनिधि करता था, यानी रिप्रेजेंटेटिव करता था। ओके। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो नियंत्रण बोर्ड थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, और एक निदेशक बोर्ड थे, दोनों को समाप्त कर दिया। और ये दोनों बहुत आपस में तू मैं करता था। ब्रिटिश कॉलोनी ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोग जाओ। तो इसको इस प्रकार क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार क्या देखते हैं हम लोग, द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त हो गई। राइट। अब करे तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटेन में जो बैठी है, तो करे तो क्या, कैसे शासन चलाया जाए। तो उसके लिए एक नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। ओके। और इस राज्य सचिव में क्या हुआ कि जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखने का एक शक्ति नहीं थी इसमें। तो यह सचिव जो था ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य था और क्या होता, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। राइट। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, उत्तरदायी होता था। क्या हुआ क्या है कि इस सचिव की सहायता करने के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के पहला जो राज्य सचिव कौन थे, पहला राज्य सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड थे। 1 मिनट, चार्ल्स वुड। ओके, ये भारत के पहला राज्य सचिव थे। राइट, इसको नाम याद रख सकते हैं। राइट। परिषद जो बनाया गया, तो उस परिषद में कितने सदस्य होते थे? उस परिषद में 15 सदस्य होते थे। राइट। और एक सलाहकार समिति के तौर पर वह काम करती थी। परिषद का जो अध्यक्षता जो करता था वो भारत के सचिव करता था जो ब्रिटेन में था। राइट। जो वायसराय होते थे वो भारत में होते थे और जो राज्य सचिव जो होते थे भारत के, वह ब्रिटेन में होते थे। और वह संसद के प्रति क्या होता था? रिस्पॉन्सिबिलिटी होते थे, यानी उत्तरदायी होते थे। वह डायरेक्ट जो क्राउन को रिप्रेजेंटेटिव करता था, यानी उसको क्राउन को वहाँ पर हर चीज़ बताया जाता था। राइट। जैसे 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक क्या हुआ कि यह एक निगमित निकाय के तौर पर काम करने लगा। कौन सा निकाय? निगमित निकाय के तौर पर कौन करने लगा? जो राज्य सचिव थे। राज्य सचिव की जो परिषद थी, जो परिषद का गठन किया गया था, उस पर क्या होता था कि मुकदमा भी किया जा सकता था। यानी वो मुकदमा कहाँ भी हो सकता था? तो जब भारत में भी हो सकता था और इंग्लैंड में भी किया जा सकता था। राइट। फॉर एग्जाम्पल होता क्या था कि मान लेते हैं कि जो राज्य सचिव होते थे तो वो कोई काम किया और उस काम में क्या हुआ कि कोई फॉल्ट हो गया या कुछ ऐसा अनहोनी हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो क्या होगा कि इस जो परिषद जो गठन किया गया था जो राज्य सचिव के लिए, तो उस पर भी भारत में या इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था। राइट। और अभी के दौर में देखते फॉर एग्जाम्पल कार्य होता था भारत में, यानी भारत के राज्य होता था और भारत के सचिव के कार्य होता था, भारत सचिव के नाम पर होता था। ओके। हम लोग क्या देखते हैं कि 1858 के जो कानून था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था
और इसके माध्यम से क्या हुआ, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का जो अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो, यानी भारत पर जो नियंत्रण को और मजबूत किया जा सके। और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष, यानी क्या हुआ कि कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा इसने। को आप पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर ये बात है कि ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया था कि भारत पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और भारत पर कैसे एक उपनिवेश को अधिक से अधिक समय तक शासन किया जाए। इस अधिनियम का मतलब यही था। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद क्या हुआ कि आगे जो भी और भी जो 1857 जैसे घटनाएं ना हो, इस कारण से 1858 को पारित किया गया था। राइट, चलते हैं आगे, दूसरा अधिनियम देखते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।